वेलकम बैक जी। आसमा इकबाल, इमरान हसन, एक बार फिर से हम आपके साथ हैं स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से। और अब से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे उन SOPs पर मुख्तलिफ मेहमानों के साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए कि मुतारिफ कराए गए हैं, उन पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत ही कोई कम लोग होंगे जो इन SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर भी बात की जा रही थी। और ये बात भी की जा रही है कि कैसे अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन इमरान, मेरे ख्याल में ये जो हमारे पास अब जिस ट्रांसमिशन का हम दोबारा से जिस पर आए हैं, इसमें जो गेस्ट हमारे साथ होंगे उनसे हम बात करेंगे कुछ मॉल्स के हवाले से भी और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, जिसके खोलने का कल से ऐलान कर दिया गया है, ख़ास तौर पर सुबह पंजाब के अंदर कहा गया है। इसमें हम एग्रीकल्चर को भी डिस्कस करेंगे। टिड्डी दल के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल फिर इख्तियार करिए। डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से इनका ताल्लुक़ है और उसको बिल्कुल लुक आफ्टर करते हैं। देख लेते हैं कि हम इस वक्त डॉक्टर साहब से क्या मालूमात ले सकते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच सकती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच। एक तो एग्रीकल्चर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, मेरी तरजीह यही होती है कि कुछ रिसर्च पे बात हो। वी लैक रिसर्च इन एग्रीकल्चर। इसी वजह से हमारा जो यील्ड है वो बहुत कम है, हमारे जो तरीके हैं वो पुराने हैं, हमारी जो लैंड है वो बड़ी फर्टाइल है लेकिन प्रोडक्टिव उतनी नहीं है। सबसे पहले चले इन मौजूद की जाने भी आएंगे। टिड्डी दल के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। क्या सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं पिछले साल की निस्बत और क्या रेमेडीज हैं हमारे पास इसको लेकर? हाँ जी सर, वैसे तो ओवरऑल एग्रीकल्चर के हवाले से आपने बात की है। इस वक्त मुल्क के अंदर कई क्राइसिस चल रहे हैं जी। एक तो वर्ल्ड वाइड है कोरोना का, और उस हवाले से भी इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन फूड के ऊपर हैं। और फूड का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कोरोना के हवाले से, क्योंकि ये जो भी हालात हैं पूरी दुनिया में, उसमें फूड की प्रोडक्शन, सप्लाईज, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड मुतासर हुई है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और दूसरा, आपने इस दफा देखा कि साल हमारी गंदम की फसल बड़ी अच्छी चल रही थी जी। बड़ी अच्छी खबरें थी और बड़े अच्छे अंदाजे थे और हमारे टारगेट अचीव हो रहे थे। लेकिन अचानक कोई जो इस वक्त आबो हवा है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसका जो एक असर या उसने एक अपना नया रुख इख्तियार किया और जो हमारी फसल है उसकी काफी मुतासर हुई गंदम की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम एक सर्टन लेवल तक इस वक्त हैं और गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है। एक और जो मुसीबत का सामना है वो टिड्डी दल का है। लास्ट ईयर ये थोड़ा सा कोरोना की वजह से दबा हुआ था, लेकिन ये मसला परसिस्ट कर रहा था पिछले साल से ही। तो पिछले साल में भी इसका अटैक था और जुज़वी अटैक था। बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ लास्ट ईयर। वो मुख्तलिफ जगहों पे इसका मुख्तलिफ फसलों पे सर्टन एक्सटेंट का लॉस था। लेकिन इस साल एक्सपेक्टेशन भी थी, अंदाजे भी थे। और ये जो हालात रहे हैं ये तकरीबन पूरी वर्ल्ड में और खासतौर पर जिन इलाकों में टिड्डी दल की मल्टीप्लाई होती है, ये अफ्रीका है और उसके बाद ईरान है। इसमें सर ये मुख्तलिफ ममालिक में है, लेकिन थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि हम इससे निपटने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं और दीगर जो ममालिक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो इससे मुतासर होते हैं, जहाँ इनका हमला होता है, वो किस तरह से इससे निपटते हैं? क्या कुछ फर्क है इसमें? इसमें फर्क बिल्कुल है। मैं इसी बात पे आ रहा था। जी तो पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है। हमने अपने हमसाया ममालिक ईरान से भी बात की है और बड़ी हाईएस्ट लेवल पे बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव पे ये बात हुई है और उसमें बहुत सारे जो हमारे अदारे हैं जो डील करते हैं इमरजेंसीज को, ठीक है, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, उसके अलावा जो फौज है, इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटेक्शन है, DPP जो सेंट्रल लेवल पे देखता है, फिर प्रोविंशियल बहुत सारे महकमे, ये तमाम अलर्ट हैं। और ये मुख्तलिफ इसके जो तरीकाकार उन्होंने अपनाए हैं और जिस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये इस दफा गैर मामूली हालात हैं ये पूरे इलाकों में जहाँ से ये टिड्डी दल जो इसका जो अटैक है, जहाँ से इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब जो इन तमाम इंतजाम के बावजूद अगर ये उन तमाम इलाकों से, अफ्रीका से और वाया ईरान, अगर ये इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुंतकिल होती है तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन हमारी तमाम इदारे चौकस हैं और इसमें जो कमी बेशी लास्ट ईयर थी एरोप्लेन के हवाले से, तो हमत इंटरनेशनल जैसे चाइना इसमें इन्हें बिग वे सपोर्ट कर रहा है और अदारे FAO है। तो जितने इंटरनेशनल अदारे हैं और उन्होंने उस हवाले से भी जो स्प्रे मशीनें जदीद हैं या जहाज हैं
जो हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर थे उनको भी ऑर्डर में लाए हैं। तो हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, एरियल स्प्रे के हवाले से भी और जो हमारी ग्राउंड जो ऑपरेशन हैं जिसमें अभी तो डॉक्टर साहब अगर मैं गलत हूँ तो तस्दीक कीजिएगा, मेरे ख्याल में एक ही ऐसा तैयारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जरिए फजाई स्प्रे किया जा रहा है, वो भी शायद तुर्की से हम लोगों ने मंगवाया है, ऐसा ही है? हाँ नहीं, वो कुछ हमारे अपने प्यारे भी जो थे 2-3 वो भी आर्मी के बैकग्राउंड से, वो उनको भी ओवरऑल किया गया है, वो भी हैं। और इसमें ज्यादा तो आपको तो मैं भी, अगर आपने ऑन बोर्ड या डीपीपी डिपार्टमेंट को, तो वो आपको बड़ी क्लियर पिक्चर देंगे कि कितने तैयारे, उनका नंबर भी है। और उसके अलावा इसके अलावा इसकी जो इस वक्त जो जमीनी जो ऑपरेशन के इसके अलावा इसकी सर्वेलेंस बड़ी स्ट्रांग हो रही है। तकरीबन डेली बेस पे हमारे मिनिस्टर को जो है वो इसकी पूरी अपडेट आता है, और जो सर्वेलेंस है कि कहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, किधर से आ रही है, और उसका एक पूरा सर्वे का मैकेनिज्म है वो भी चल रहा है, और उसके मुताबिक ऑपरेशन भी हो रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारे पिछले साल की अमूमी तौर पे होता ही है कि जो हमारे इदारे हैं इनकी कैपेसिटी के इश्यूज आपको मालूम है हर लिहाज से, टेक्नोलॉजिकली भी है, ह्यूमन रिसोर्स के भी मसाइल हैं। तो इस वक्त जितना बड़ा चैलेंज है उतनी बड़ी कैपेसिटी है हमारी, क्या हम इसको देख सकें? मैं बताऊं कि ये वर्ल्ड वाइड जो भी था ना, ये पिछले साल से कहीं ज्यादा मजबूत, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट हूँ, जो डिफरेंट एफर्ट्स हो रही हैं। तो इन डिपार्टमेंट के साथ हमारी मुख्तलिफ तरह की ताउन भी जारी है। हमारे जो अपने इदारे PRC के हैं, जो थरपारकर में हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी इसमें किसी हद तक रोल प्ले कर रहे हैं, तो प्रोविंशियल अदारे भी। तो मैं बताऊं कि पिछले साल से कहीं ज्यादा, क्योंकि इसको डायरेक्टली रिपोर्ट किया जा रहा है PM तक, तो तमाम अदारे इस वक्त अलर्ट हैं, और उसमें जो भी इंटरनेशनल नॉलेज, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, या उसके अलावा पर्टिकुलरली जो जहर पाशी है, जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए या इसको किल करने के लिए, उनकी इस वक्त सप्लाई बाहर से कोरोना के बावजूद, जो कि इस वक्त ट्रेड के हवाले से बहुत सारी रुकावटें हैं, तो ये डिफरेंट एफर्ट्स सर इस वक्त पिछले साल से कहीं बेहतर, और तमाम जो इदारे हैं ये अंडर वन अम्ब्रेला ये काम कर रहे हैं। पिछले साल से बेहतर है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, पिछले साल की निस्बत सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है जिसको ये अदारे जवाबदेह हैं। अच्छा। और हाँ जी, मैं खुद भी उनमें से कुछ जो इजलास उनमें मैं शिरकत भी करता हूँ, और ये तकरीबन रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, वीकली की बात भी नहीं, डेली बेस पे ये मॉनिटरिंग हो रही है सारी सिचुएशन। ठीक है। जो बेहतर से बेहतर इकदाम गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है, और ये आपको पता है कि ये मसला जब इसकी एक स्केल से कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर जो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको उस लिहाज। अच्छा, ये जो मुश्किल पैदा हो रही है टिड्डी दल की वजह से, मुख्तसर मैं चाहूंगी आप बता दें, हम कुछ चाइना से इसमें मदद ले रहे हैं, कुछ मदद की जा रही है चाइना की जानिब से? चाइना की बाकायदा टीम आज से 1.5 महीने पहले बाकायदा यहाँ आई थी, पूरा वो जायजा लेके गए हैं हमारी टेरेन क्या है, फिर उसके बाद उन्होंने जो उनके पायलट्स या उनके वो जो महकमे मुतलका हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन, जो कि चाइना अच्छी तरह अवेयर है। ठीक है, उनके चाइना से भी मदद ले रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, ज़राअत के बारे में बात करते, खास तौर पर हमारी जो गंदम की फसल है, जिधर हमारे फल हैं और फूल जो हैं, क्योंकि फूलदार फसलों पर भी ये अटैक कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो भी चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपनी जहां तक वसाइल हैं हमारे पास, उससे कोशिश कर रही है इससे निपटने के लिए। डॉक्टर ताहिरा अकरम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वक्त आपको मालूम है कोविड के हवाले से हम जरा बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको आवाज आ रही? जी, मुझे आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें आप सिचुएशन बताइए, एक तो ये कि आप इस वक्त किस स्टेट के अंदर हैं, नंबर 1, नंबर 2 वहां पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या इज इट गेटिंग मोर वर्स्ट और इज इट गेटिंग बेटर, क्या सिचुएशन है? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। जी, मैं हूँ कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया में मैं लॉस एंजल्स में हूँ, और लॉस एंजल्स में मैं हूँ लॉस एंजल्स और सैन बर्नार्डिनो काउंटी के जंक्शन पे मेरा काम है। तो आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी कभी भी, और अब अल्लाह का शुक्र है कि केसेस कम से कम हो रहे हैं। तो जो है कैलिफोर्निया के इलाके में ज्यादा जो था डाउनटाउन LA की तरफ था ज्यादा केसेस, लेकिन अब वहाँ पे भी जो डेली न्यूज यही आ रही है कि न्यू केसेस कम हो रहे हैं।
तो जी ज्यादा जो प्रॉब्लम था वो न्यूयॉर्क के इलाके में था। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप IM पाकिस्तान की जो एक मुहिम है उसका भी आप हिस्सा हैं, कुछ आप हमें बताएंगी अपनी खिदमात के हवाले से, IM पाकिस्तान के मेंबर होने के नाते से आप क्या कुछ कर रही हैं? फिर ये कहिएगा कि ओवरऑल अगर हम बात करें, PTI से भी आपका ताल्लुक बताया जाता है, आपका ताल्लुक है, तो क्या कुछ कर रही हैं आप अपने तौर पर ज़ाती हैसियत में? और फिर ये जो मुहिम है इससे कितने लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनके जो बर्डन है अब उनके ऊपर आया है कोरोना की वजह से, उसको कम करने में किस हद तक आप लोग हेल्प कर रहे हैं उनके? जी बिल्कुल। तो देखिए ये जो जब 2018 में जो हमारे बिलवड प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने जब आके जो डैम के बिल्ड के सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानियों से हेल्प मांगी, तो उस वक्त जो हमारे चेयरमैन साहब हैं सैयद अली अहमद अली सैयद साहब, तो उन्होंने ये एक जो है तश्कील दी मूवमेंट IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। इसका मतलब है कि ये वर्ल्ड वाइड है और इसमें तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का मकसद है कि वो एक जगह पे जमा हो जाएं और वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करें। तो सबसे पहले इस मुहिम में और ये मुहिम जो है वो इसका अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हम पैसे से डील नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ एक मोटिवेशनल है कि भाई मोटिवेट किया जाए लोगों को कि वो पाकिस्तान की बेटरमेंट में किस तरह काम कर सकते हैं। तो पहला इस सिलसिले में था फंड रेजर फॉर डैम बेल्ट, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को इकट्ठा किया गया। और अब आप पूछेंगे कि वो जो सारे फंक्शंस हुए जहाँ पे जो है सेनेटर फैसल जावेद साहब पे और सब, तो वो सब कंट्रीब्यूशन पर्सनली जो थी लोगों की थी, और लेकिन जो फंड रेज हुआ वो डायरेक्ट पैसा सुप्रीम कोर्ट के जो है अकाउंट में गया और वो अब भी वहीं पे पड़ा हुआ है। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज जी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जाहिर है नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े और वो इस तरह की नेगेटिव न्यूज दे रहे हैं, लेकिन कोई एक पैसा भी इधर से उधर नहीं गया। तो बहरहाल वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2 डैम, इसमें बेस्ट बात तो ये कि डैम के ऊपर काम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यूएस के अंदर हैं, डॉक्टर साहिबा, ये कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एफर्ट्स को कोविड से निपटने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर भी और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करी है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? आर यू पीपल सेटिस्फाइड विद इट? PTI के एसोसिएशन के हवाले से मत बताइएगा, बीइंग एन एक्सपर्ट बताइएगा आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखें जी, जो पाकिस्तान से मैं ये मेरी नहीं बहुत सारे पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की ये राय है कि द बेस्ट थिंग हैपन टू पाकिस्तान इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। एक तो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, वो एक बहुत दयानतदार इंसान है और ये जो है इसने पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर किया है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली श्योरली जो है वो बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है। तो जो है अब जो हमारा नेक्स्ट जो मुहिम है इंशाल्लाह वो ये है कि लोन फ्री पाकिस्तान। तो अब ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि देखिए पहले सब ये होता था कि जो है एक तरह का चैरिटी मांगी जाती थी कि जी आए और पाकिस्तान की हेल्प करें, लेकिन अब ये जो हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी एक बसीरत कह लें आप कि उन्होंने ये नई चीज एक शुरू की है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो तिजारत करें पाकिस्तान से। तो वो होगा ये कि जैसे आप समझते हैं कि तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उनमें से अगर जो अफोर्डिंग लोग हैं उनको पाकिस्तान में जो है वो विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आर्मी एंड द गवर्नमेंट, तो उनको प्लॉट्स मुहैया किए जाएंगे और वो जो प्लॉट्स हैं वो गवर्नमेंट की जो है देगी, गवर्नमेंट देगी और वो जो पैसे हैं उससे पाकिस्तान का लोन उतारा जाएगा। तो ये एक नया जो बसीरत है अहमद अली साहब की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलके, तो इंशाल्लाह वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। तो कोरोना रिलीफ फंड में तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हिस्सा नहीं लिया है। कोई बहुत बड़ी खबरें हमने नहीं सुनी है या खबरें नहीं आ रही, ये सवाल है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे, उन्होंने खुद अपील की थी ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो कोरोना रिलीफ में तो कोई खास एक्टिविटी हमने नहीं देखी है या हमारे इल्म में नहीं है। जी मेरा ख्याल है कि कोरोना रिलीफ में देखिए अब एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है।
सारी दुनिया की इकोनॉमी इससे जो है वो हुई है, अफेक्ट हुई है। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त लोग इसका असर महसूस कर रहे हैं। इवन अमेरिका में आप देखिए कि जो फूड बैंक्स में जो लाइनें हैं वो 70% ज्यादा हो गई हैं। तो हर जगह ये एक चीज महसूस हो रही है। एक बात, दूसरी बात ये है कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का कारोबार हर एक चप्पे में दुनिया में ये अफेक्ट हुआ है। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी मुतासिर हुए हैं कोरोना के बायस कारोबार, और यही वजह है कि इतना ज्यादा हमें उस तरह से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह से कहा जा रहा था या पहले करते रहे हैं दीगर और मामलात के अंदर जब हम बात करते हैं सैलाब है या जलजिला है, क्योंकि अभी सबके कारोबार मुतासिर हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही बात करनी थी, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे हम प्रोफेसर डॉक्टर इंतखाब आलम साहब से, इस टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप पर बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। इंतखाब आलम साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतखाब आलम साहब, हमने और हमारे साथ अजीम चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफियों से भी हम बात करेंगे। इंतखाब साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस रोज से हमने ये सुना है WHO की जानिब से इस चीज का ऐलान किया गया है कि अब हमें जिंदगी जो है वो कोविड-19 के साथ गुजारनी है, जिस तरह दीगर बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन उन बीमारियों में और कोविड-19 में बहुत ज्यादा फर्क है। उनमें से कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हमें इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको रखना पड़े, बार बार खुद को सैनिटाइज करना पड़े या और दीगर चीजें जो हम अपना रहे हैं SOPs उनको फॉलो करना पड़े। तो ये कितना मुश्किल है ये, हम लोग तो इस वजह से बहुत परेशान हैं। क्या वाकई इतना ही परेशान होने की, इतना ही कंसर्न होने की जरूरत है जितना इस वक्त हम समझ रहे हैं, हो रहे हैं? मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं है। क्लियर नहीं है आपकी आवाज, अगर आप इसको थोड़ा बेहतर कर सकें प्लीज। मेरी आवाज जी अब आ रही है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर इंतखाब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी प्लीज आप बात जारी रखिएगा, जवाब दीजिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमें इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो इसका हमारा बहुत लंबा साथ है कोरोना का, और जैसे कि बहुत इस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बातें हो चुकी हैं कि कम से कम 70% पॉपुलेशन जब तक इम्यून नहीं होगी इसकी पेंडेमिसिटी खत्म नहीं होगी, मतलब ये पेंडेमिक उसका नेचर नहीं रहेगी, लेकिन इक्का दुक्का केसेस, स्पोरेडिक केसेस जैसे हम कहते हैं, वो हमारे साथ सारी जिंदगी रहेंगे। लेकिन जो इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी सारी दुनिया में, और जब वो 90% तक पहुंच जाएगी तो फिर इसके जो या 100% तक तो वो एरेडिकेट होने के उस वक्त किसी भी बीमारी के चांस होते हैं जब इम्यूनिटी 100% पहुंच जाए। जैसे कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन की वजह से सारी दुनिया इम्यून हो गई, तो स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज में अगर स्पेशली जब वो एपिडेमिक से बढ़कर पेंडेमिक हो जाए तो उसमें इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो एहतियातें हैं ये आपकी हर्ड इम्यूनिटी 70% से कम करके 30% तक ला सकती हैं। यानी अगर हम इन एहतियातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी अगर 30% पॉपुलेशन भी इम्यून हो गई तो आपकी ये जो पेंडेमिसिटी है ये खत्म हो जाएगी। मतलब इतना ज्यादा वो नहीं होगा, आपके इक्का दुक्का केसेस आएंगे और हम फिर हमारे अस्पताल उसके लिए तैयार भी होंगे। बिल्कुल सही है। अजीम चौधरी साहब, सोशल बिहेवियर्स की जो कि आपको हम बात कर रहे हैं, आप लिखते भी रहे हैं, लिखते भी हैं और एज तजियाकार तो हमारे शोज का हिस्सा होते ही हैं। ये सोशल बिहेवियर्स क्या हैं? पहले सवाल का हिस्सा और लाइटर नोट, शॉपिंग ज्यादा जरूरी है या सेहत? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरह से हम सोशल बिहेवियर की बात करें, हमने तो आज तक पोलियो को शिकस्त नहीं दे पाया अनफॉर्चुनेटली। दुनिया भर के अंदर गालिबन 2 मुल्कों के अंदर बाकी रह गए, वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी खत्म हो गया, हमारे अंदर रह गया। उसकी वजह हमारे सोशल बिहेवियर्स हैं, बिकॉज हम जगह नहीं देते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर, हम जो मेडिकल हेल्थ है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कल अगर पूरी दुनिया कोरोना से पाक हो जाती है तो पाकिस्तान भी हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं 2-3 गुजारिशात इस हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। सोशल बिहेवियर की आपने बात की, हम बड़े खुले डुले लोग हैं और हम हर बात पे आखिर में ये कह देते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह मालिक है। लेकिन हम जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने जैसा चाहा। लेकिन अल्लाह ने जो हमें तालीम दी, जो हमें सिखाया, जो हमें सफाई का निज़ाम बताया, जो हमें जिंदगी का तरीका कार समझाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद एक मुजस्सम कुरान थे। हर एक्ट उनका इन अकॉर्डेंस विद कुरान था।
आपकी कही हुई अहादीस, आपके किए हुए अमाल, हम उनको न जाने क्यों उस तरह नहीं मानते जिस तरह मानने का हक है। अगर हम उन तमाम तालीमात पर अमल करें तो हम एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के तौर पर उस एहतियात के म्यार पर खुद ब खुद पूरा उतर जाते हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि जब वबा फैली हो तो वहां मत जाओ, और अगर तुम वहां हो तो वहां से मत आओ। इसका मतलब क्या था? बहुत वाज़ेह है, सब लोग समझते हैं इस बात को। और मैं आप तमाम लोग कह कह के थक गए हैं, लेकिन हमारे बिहेवियर्स की हालत ये है कि हम ये समझते हैं कि जब तक हम कानून को वायलेट नहीं करेंगे हम कोई बड़े टैके वाले शख्स नहीं बनेंगे। हमारा मिजाज है कि हम कानून को वायलेट करें। सजाएं रखी भी इसीलिए गई कुरान में भी और अदरवाइज भी कि जब इंसान वायलेट करेगा तो फिर उसको सजा दी जाएगी। सही। लेकिन इस सारे मामले में जब जिंदगी सेहत का मामला आ जाए, जब ये पता हो कि इसके नतीजे में ऐसी बीमारी होगी कि रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे और इलाज इसका नहीं है, तो फिर हम पर ये लाजिम हो गया दीनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर कि हम अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाने की भरपूर कोशिश करें। अगर हम दूसरों को नहीं बचाएंगे, या आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल अजीम साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि जान बचाना जो है वो फ़र्ज़ भी है और उस पर यकीनन हमें जो SOPs बताए गए हैं उन पर अगर हम अमल दरामद करें तो अपनी जान भी बचा सकते हैं, दूसरे लोगों की भी। आपकी जानिब में आऊँगी दोबारा से। इंतखाब आलम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक दवा के हवाले से कल एक खबर आई है, जो मुआविन खुसूसी बराए सेहत, उन्होंने बताया कि एक अमरीकी दवा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना से मुतासरा लोगों के ऊपर, और ख़ास से उससे हौसला अफजा रिजल्ट जो हैं आ रहे हैं। अब पाकिस्तान की एक कंपनी है जिसने ये दवा बनाने का इजाज़तनामा जो है वो ले लिया है। आपको इस बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि मुझे ये खबर सुनकर ऐसा लगा कि अगर इसका इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो फिर ये दवा क्यों बनाई जा रही है? और अगर इसका इजाज़तनामा इस तरह से लिया गया है तो हो सकता है फिर इससे आराम आ जाता हो, बिल्कुल कोरोना का जो खतरा है वो टल जाए अगर कोई शख्स पर ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। ऐसा है? डॉक्टर इंतखाब, कैन यू हियर मी? अच्छा, डॉक्टर साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है जी, स्काइप के मसले लाइव ट्रांसमिशन है, कोशिश करें कि बात होती रहे। अजीम साहब, आप अपना नुक्ता मुकम्मल कीजिएगा, वो नुक्ता बीच में रह गया आपका। पोलियो रेडिकेट नहीं हुआ, आसान था, वैक्सीन भी है, कोरोना की तो वैक्सीन भी नहीं है, चैलेंज भी बड़ा है, कैसे करेंगे? नुक्ता। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मुझे अपनी जिंदगी बचाना मेरे ऊपर फर्ज है। अगर मैं जंग पे भी गया हूं तो मुझे अपनी जिंदगी को बचाना है, हर सूरत बचाना है। और वो लोग जो वहां मेरे इलाज मुआवजे के लिए भी गए हैं वो भी मेरी जिंदगी बचाने के लिए गए हैं। और पहले जमाने में ख्वातीन भी जाती थी, और ये जो डॉक्टर हजरात हैं ये भी यही काम कर रहे हैं। ये भी एक जिहाद है। और अगर मैं किसी की जान ले लूं, दानिस्ता ले लूं, ये जानते हुए कि मुझ में मर्ज है या मैं एक कैरियर हो सकता हूं या मैं एक कैरियर हूं, और मेरी वजह से किसी दूसरे की जान चली गई, तो गोया मैंने पूरी की पूरी इंसानियत का कत्लेआम कर दिया। एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसलिए कि वो शख्स बेकसूर था, और उसका कसूर जब तक मुझे है ही नहीं तो मैं कहूंगा क्या? नहीं चोई साहब, पता है कलामी की माजरत, पता है ये वो सारी बातें ना जो हम एक अरसे से कर रहे हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की, आप, मैं, हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर ये बातें, ये अहादीस, ये अकवाल, ये मुसलसल बताते, लिखते, समझाते चले आते हैं। असर कितना होता है आपके सामने। आज के दौर में भी पोलियो वर्कर्स जब जाते हैं उनको क्या चैलेंजेस होते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लोग उन्हें कहते हैं ये तो अजीबोगरीब बातें करते हैं। चैलेंजेस को देखते हुए सर स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगी, ये समझाना, ये बातें आपको भी मालूम है कि दे डजंट वर्क एनी मोर, आई एम सॉरी टू से दैट। स्ट्रैटेजी क्या हो जिसके तहत अवेयरनेस भी हो, विद द टाइम एरेडिकेट भी करें, निकलें इससे, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है, पोलियो से तो कम से कम बहुत ही बड़ा है। जब तक मैं खुद नहीं निकलना चाहूंगा मुझे कोई नहीं निकाल सकेगा। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। हुकूमत लोगों को जेलों में नहीं डाल सकती। जेलों में जो लोग मौजूद हैं उनमें भी ये हो सकता है, ये तो कहीं भी हो सकता है। लिहाजा मेरा फर्ज है, बावजूद इसके कि लोगों पर असर नहीं हो रहा, हम अनारकली बाजार को देख लें, हम F10 को देख लें, हम G9 को देख लें, हम कहीं देख लें, ये इसी तरह है कि लोग बाहर निकलने से ना तो बाज आ रहे हैं, ना डिस्टेंस रख रहे हैं, ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना सफर करते हुए किसी बात का एहसास कर रहे हैं। हर शख्स ये समझता है कि मैं महफूज हूं, दूसरा महफूज नहीं है। मैं कहता हूं कि हर शख्स खुद खतरे में है, जाने दूसरा महफूज है कि नहीं है। हमें इसी बात को बार 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 कहना पड़ेगा ताकि लोगों को ये एहसास हो
और मेरे अगर बस में हो, बावजूद इसके कि इसकी इजाजत नहीं देते हमारे कवानीन, तो मैं वो जो अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं उनको दिखा दूं लोगों को कि देखो ये किस तरह तड़प रहे हैं, और तुम चाहते हो कि मेरे और आपके साथ भी ये हो। मत करो, खुदा रसूल का वास्ता मत करें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें एक अच्छे मुसलमान के तौर पर। जब मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, कुछ मेरे फराइज हैं, कुछ मेरे अजीम साहब, कतर कलामी की बहुत माजरत, लेकिन ये फरमाइएगा, आपने कहा कि इनफरादी तौर पर हमें सोचना होगा कि हमें खुद को किस तरह से इसका मुकाबला करना है, कौन सी जो SOPs है उनको फॉलो करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन सर हम ये भी देखते हैं कि वही एक आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में किसी कानून की कोई पासदारी नहीं कर रहा होता, वो बहुत सारे दीगर ममालिक में जब उनमें से किसी का जाना होता है तो वहाँ पर जो भी कवानीन है, जो भी SOPs हैं किसी भी मामले को लेकर, उन तमाम को फॉलो कर रहा होता है। तो आपको फिर नहीं लगता कि यहाँ पर हुकूमत ही की कहा जाए कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, कोई कमी है कि वो अमल दरामद नहीं करवा पाती है, क्योंकि यही लोग बाहर तो तमाम कवानीन को फॉलो करते हैं। जब हम फैजाबाद से मुड़ते हैं बाईं जानिब तो कानून बदल जाता है, बिल्कुल। और फैजाबाद की तरफ जब हम जाते हैं तो कानून बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। ये तो हमारे सामने रोज की बात है। यही पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे नहीं है जब दुबई जाते हैं तो क्या ये वायलेट करते हैं? असल बात यह है कि कानून का एहतराम। चौधरी साहब, मैं खबर पढ़ रहा था कि कतर के अंदर, आपने भी पढ़ी होगी, मास्क ना पहनने के ऊपर 2 लाख जुर्माना है, उनकी जो लोकल करेंसी है 2 लाख। सो यू कैन जस्ट इमेजिन। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो कन्विंस करते हैं, कोई मान जाए तो ठीक, वो कहते हैं जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। दिस इज हाउ वी आर रनिंग आवर सिस्टम सर। ये मुमकिन नहीं है रियासत के लिए कि वो लोगों को मरने दे। ये भी रियासत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो लोगों को भूखा मार दे। रियासत को हम मजबूर कर रहे हैं कि रियासत सख्ती करे, और फिर जब रियासत सख्ती करेगी तो यही मीडिया जिस पर आप आज बैठे हैं, बाकी सारे हमारे जो दोस्त दूसरे जगहों पे बैठे हैं, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर, वो रियासत पे चीखना शुरू कर। जो साहब मैं आता हूं वापस जरा आपकी तरफ। डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता जरा बहाल हुआ है तो मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी नाउ? डॉक्टर इंतखाब, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की जानिब जरा थोड़ा सा, वैसे तो आप मेडिसिन को देखते हैं लेकिन ऑब्वियसली आपकी सब्जेक्ट का हिस्सा है, आपके प्रोफेशन का हिस्सा है, जो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आ रहा है लोगों के ऊपर, खास तौर पे जो हमारी पढ़ी लिखी क्लास है, या कहना चाहिए जो मिडिल क्लास है हमारी, उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका इंपैक्ट आ रहा है। लोग कॉन्शियस भी हो रहे हैं, ओवर कॉन्शियस भी हो रहे हैं सारी सिचुएशन को लेकर। यकीनी तौर पे आप जानते होंगे, जब पहले हम साइकोलॉजिस्ट से बात किया करते थे अपने शोज के अंदर किसी स्पेसिफिक डे को लेकर, तो वो कहते हैं जी कि बार बार दरवाजे को कुंडी लगाना, बार बार हाथों को धोना, बार बार अपने इर्द गिर्द देखना, अंधेरे में घबरा जाना, ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, इनसे निकलना पड़ेगा। अब तो ये बीमारियां मुझ समेत, गालिबन आप समेत, हर शख्स इसको फेस कर रहा है। वी आर ऑलवेज वरी एंड कॉन्शियस के कहीं हमें कोरोना वायरस ना लग जाए। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के ऊपर क्या रोशनी डालेंगे आप इसके, डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। किसी भी पेंडेमिक में, किसी भी बहुत बड़ी जब कोई आफत आती है कहीं किसी भी जगह पे, और उसमें अमवात भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं, आपको इकोनॉमिक लॉस भी होता है, आपके इकोनॉमी कोलैप्स होती है, तो उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का आना ये एक नॉर्मल बात है। इसको आमतौर पर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD का भी नाम देते हैं, कि किसी भी किस्म की कोई भी स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो, बहुत ज्यादा अरसे के लिए कायम रहे, तो बहुत से लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन वो जो आप जो हाथ धोने की मिसाल दी, वो बाज लोगों में इसको हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या डिसऑर्डर। तो उसमें तो वो बगैर किसी वजह के वो हाथ धोता है, बल्कि वो 1-1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद किसी चीज को टच कर ले तो उसके जहन में ये आता है कि शायद मेरे हाथ आलूदा हो गए। There are certain people who are doing this. There are certain people who are doing this. आप चूंकि पहले सैनिटाइजर्स हमारे कमरों में होते थे या गाड़ी में होते थे, अब हमारी जेबों में है सर, तो हमें बार बार लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये हो रहा है। देखिए, इसको हमें इलाज करना पड़ेगा। ये एंजाइटी जो है ये भी ठीक नहीं है, आपको इसमें इसकी वजह से बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। तो ठीक है, हर चीज की एक हद होती है। एक आपको बात बताऊं, कि आपके हाथ वाज़ेह तौर पर साफ हैं तो धोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सैनिटाइजर भी काम करेगा। हर वक्त अपने हाथ धोना भी ठीक नहीं है। एक तो ठीक है, ये सारी बातें बहुत सारे लोगों को मालूम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मजबूर हैं ऐसा करने पर, और वो कर भी रहे हैं। इसी पर हम आपसे पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टेस्टिंग के हवाले से कुछ मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहूंगी। आलूदा नहीं है, बज़ाहिर साफ है, तो उसको धोएं ना, सिर्फ सैनिटाइजर लगा लें। ठीक है। जब तक आप समझते आप घर के अंदर मौजूद हैं और आपका कांटेक्ट किसी कोरोना के मरीज के साथ नहीं है, या और कोई आपके इलाके में नहीं है, तो फिर बार बार हाथ धोना और सैनिटाइजर लगाना भी मेरे ख्याल से, अगर हम नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारें भी तो ठीक है। ये उसी वक्त जरूरी है अगर हम कहीं बाहर जाएं
और बाहर का हमें सर्फेसिस का या कॉन्टेक्ट्स का पता नहीं होता। जब हम घर में दाखिल हों तो दाखिल होते ही हम अपने हाथ धोएं और सैनिटाइजर लगा लें। उसके बाद जब तक आप घर में हैं तो मेरा ख्याल नहीं, मैं ये जरूरी नहीं समझता। नफ्सियाती असर से, मेरा पॉइंट, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, उस नफ्सियाती असर से कैसे निकलें जो नफ्सियात पे सवार हो चुका है। माए आज के जब स्कूल खोलेंगे बच्चों को भेजेंगे, दे विल बी कॉन्शियस, उस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट से कैसे निकलें सर? उसके लिए कुछ है रेमेडी हमारे पास? देखिए, हम किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस में एक तो होते काउंसलिंग करते हैं हम पेशेंट की, एक होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT करते हैं। हम किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस में या साइकेट्रिक इलनेस में पहले हम इन दो उनका हम इस्तेमाल करते हैं, दो जो मेथड्स हैं। एक काउंसलिंग, तो मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि हमें काउंसलिंग की जरूरत है कि हम पॉपुलेशन को एज ए होल काउंसिल करें कि भाई आप इतने ज्यादा पैनिक ना हो। देखिए, एक चीज होती है अवेयरनेस और एक होती है पैनिक। हमारी अवाम में क्योंकि तालीम की कमी है, इलिटरेसी रेट ज्यादा है, तो अवेयरनेस कम है और पैनिक ज्यादा फैल गया है। तो हमें मतलब एक बड़ा ही बैलेंस किस्म का मैसेज अपने अवाम को देना पड़ेगा कि भाई आप इतने ज्यादा पैनिक ना हो। इसको जैसे कि हमें इसको इस कोरोना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही, ठीक है, अपनी बातें लाजमी तौर पे हमने जारी रखनी है, स्पेशली जब हम घर से बाहर जाएं। मेरे ख्याल से मास्क पहनना ये लाजिम करार देना चाहिए। थोड़ी बहुत पनिशमेंट जो है, वो फाइन जो है वो ठीक है, थोड़ी बहुत पनिशमेंट, थोड़ा बहुत फाइन होना चाहिए ताकि लोग इसको जरूरी समझें और फिर इसको लगाएं। पाकिस्तान में तो यही कुछ किया जा सकता है। अजीम साहब, बहुत सारी हेडलाइंस ऐसी होती हैं किसी भी मामले पर, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं, तमाम सियासी जमातें इस बात से मुत्तफिक हैं, लेकिन कोरोना के इशू पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि कोई ऐसी हेडलाइन सामने आई हो, कोई ऐसी खबर आई हो कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। दो जमातें बड़ी, अगर मैं बात करूं, विफाक की बात कर लीजिए, सिंध की बात कर लीजिए, PTI की बात कर लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लीजिए, कुछ इत्तेफाक दिखाई नहीं देता है। यहाँ कुछ फैसला किया जाता है, वहाँ से कुछ और रिस्पॉन्स सामने आता है, यहाँ इजलास के अंदर कुछ और तय होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बताया जाता है जो सिंध में होती है। ये क्यों है सर? और आप नहीं समझते कि इस वजह से जो नुकसान है वो सरासर आम आदमी का है, आवाम का है? मैं आपसे क्या अर्ज करूं, ये गुजारिश करूं कि सियासत में मुनाफकत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी हुई है। सियासत में सिर्फ झूठ है, सियासत में सिर्फ मकर है, फरेब है। वो जो खिदमत का जज्बा पाकिस्तान की सियासत में कभी हुआ करता था वो नापैद हो चुका हुआ है। तो लोग जो कानून के शिकंजे में हैं, वो कानून के शिकंजे को तोड़ने के लिए इस तरह की हर बात कहने को, सुनने को तैयार हैं कि जिसके नतीजे में वो बच जाएं, बाकी सारा कुछ जैसे तबाह बर्बाद हो तो हो जाए, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह की वबा आ जाती है, इसमें तो दुनिया जब हमारी इमदाद करने के लिए तैयार है, वो हमें इस पे मालूमात देने के लिए तैयार है, हम खुद तैयार हैं और पूरी दुनिया एक्सचेंज कर रही है सारी चीजों का। क्या पाकिस्तान में कंसेंसस नहीं हो सकता? ये कंसेंसस होना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अगर हम अपनी जात से ऊपर होकर जरा सोचें। लेकिन हम अपनी जात से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जोई साहब, ये मसला महज, आपको भी मालूम है, ये मसला महज सियासी तो नहीं है, इसमें तो टेक्निकी मसाइल हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स पता नहीं कहना चाहिए मुझे या नहीं, इश्यूज हैं इसमें टेक्निकल। 18th अमेंडमेंट बेसिकली इज द मेन थिंग जिसके ऊपर बात हो रही है ना, जिसके ऊपर सारी पॉलिटिक्स हो रही है। 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी कहती है हमारा एक क्रेडिट है, समाव है भी, सूबों को इख्तियारात मिलने चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन उन इख्तियारात का सही इस्तेमाल भी फिर सूबों की जिम्मेदारी है और उसके नतीजे में होने वाला नुकसान भी सूबों की ही जिम्मेदारी है अगर होता है। लेकिन अभी मेन मसला तो 18th अमेंडमेंट का है ना इस सारी सूरत हाल के अंदर, हेल्थ सर्विसेज को लेकर। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करूं, 8वीं तरमीम की मौजूदगी में मोहतरमा बेनजीर भट्टो साहिबा ने अपनी नामजदगी भी करवाई बतौर प्राइम मिनिस्टर और हलफ भी उठाया उसी 8वीं तरमीम वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ज़ियाउल हक साहब का या 2 या 3 जगह पर नाम लिखा हुआ था, तालिबन 3 जगहों पर। उसको प्रोटेक्ट करने का उन्होंने हलफ उठाया। यही हलफ मियां नवाज शरीफ साहब ने उठाया, यही हलफ फिर बेनजीर साहिबा ने उठाया, फिर नवाज शरीफ साहब ने उठाया, फिर परवेज मुशर्रफ साहब की भी तरामीम पर भी उन्होंने, दोनों ने, पीपल्स पार्टी ने भी और नून ने भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का हलफ उठाया। तो क्या बात आपसे मैं कहूँ, ये जो 18वीं तरमीम है ये कोई एक तरमीम नहीं है। ये बात कही जा रही थी उस वक्त के 27 से 28 पॉलिटिकल पार्टी, जिनमें शायद 10 से ज्यादा तो बलूचिस्तान की टीम बंद कमरे में बैठ के 27-28 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 102 से ज्यादा
अमेंडमेंट तजवीज़ कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज 238 के तहत तो ये मंजूर ही नहीं हुई भी पूरी की पूरी तरमीम ये असेंबली के फ्लोर पर डिस्कस होनी चाहिए थी। हर मेंबर में इसमें तरमीम का हक होता है कि वो इसमें तरमीम पेश कर सके, इसकी पब्लिसिटी होती है। एक पूरा प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में आईनी तरमीम करने का और हमने वो इख्तियार नहीं किया। हमने लोगों को कस्में दी कि वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे और चोरी छुपे हमने ये तरामीम जो है ये कर ली। क्या दुनिया में कोई तरमीम बगैर डिबेट के हो सकती है? सिर्फ 18वीं तरमीम दुनिया में बगैर डिबेट के हुई। अगर इस पर लोग बात करना चाहते हैं और अगर इसमें मुश्किलात हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन की मुश्किलात तो इस पे डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद ही जो फैसला लिया जाना चाहिए, जिस तरह से दीगर ममालिक के अंदर हम होता देखते हैं। अजीम साहब आप हमारे साथ हैं, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से, क्यों हम पाकिस्तान के अंदर उस तरह से टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं और फिर जो टेस्ट किया जाता है उसके ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं। बहुत से लोग हमें मुतज़ाद राय रखते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक जगह से टेस्ट कराएं तो कुछ और रिजल्ट आता है, किसी दूसरी लेबोरेटरी से कराएं वैसे अमेरिका तो में भी हुआ है। अमेरिका में भी हुआ है। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि जो चाइना से हमें किट्स मिली हैं, टेस्टिंग किट्स जो आई हैं दीगर बहुत सारे तैयारों के जरिए जो सामान पहुंचा उनमें ये थी 35% एक्यूरेसी है इस टेस्ट की और 65% आप ये कह सकते हैं कि सही है नहीं है कुछ मालूम नहीं। तो क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार आइंदा आने वाले वक्त में आएगा कि 99% एटलीस्ट हम ये बता सकें कि वाकई इस शख्स को कोरोना है नहीं है, और फिर टेस्टिंग कैपेसिटी कब तक बढ़ेगी सर हमारी? देखें हर टेस्ट की जो भी एक केमिकल एनालिसिस होती है, जैसे पीसीआर है या कोई भी आपका एंटीबॉडी टेस्टिंग है, जैसे कि आईजीजी आईजीएम देखते हैं, हर एक टेस्ट की अपनी लिमिटेशन होती है। उसको हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो पीसीआर के भी आपकी जो सेंसिटिविटी है वो 70% है, स्पेसिफिसिटी उसकी 99% तक जाती है। मतलब अगर आपके 100 मरीज हैं तो उसमें से 70 में ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया है तो उसमें कोई शक नहीं कि उसको कोरोना नहीं है। ये आप दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इलनेसेस, जितने भी आप टेस्ट होते हैं उनकी अपनी एक इनहेरेंट सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है जो उसकी लिमिटेशन है। अभी तक कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो 100% सेंसिटिव या स्पेसिफिक हो। इसीलिए हम क्लिनिकल मेडिसिन का सहारा लेते हैं। क्लिनिकल मेडिसिन में हम लोग अलामात की बुनियाद पर, हिस्ट्री की बुनियाद पर डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं और सिर्फ हम 10% में हम सिर्फ जो है वो टेस्टों का सहारा लेते हैं, लैब का सहारा लेते हैं। कोरोना की जो अपनी स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, एक तो जैसे कि पता है खांसी है, बुखार है और सांस की तकलीफ है ना, ये बहुत एक स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर किसी को खांसी और बुखार के साथ अगर पहले से उसको दमे का मर्ज नहीं है, सीओपीडी नहीं है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट फेलियर नहीं है, तो अगर एक सही नॉर्मल बंदा है और उसको 5-6 दिनों के अंदर अंदर बुखार हुआ, खांसी हुई और उसको सांस में तकलीफ शुरू हो गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन की जो है वो 94% से कम आ रही है, तो ये और कुछ नहीं है लेकिन कोरोना है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितने मेजर्स लिए हैं अब तक ठीक चल रहे हैं? हम कोरोना को लेकर हम मुतमईन हैं, हमारी गवर्नमेंट मुतमईन है। कल भी असद उमर साहब ने कहा कि उतने केसेस नहीं है, सो हम अभी अंडर थ्रेट नहीं है। आपको हमारे सिस्टम का भी अंदाजा होगा, हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ स्टैंड करता है, आपको लोगों के बिहेवियर का भी पता है, तो हम ठीक चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ओवरऑल क्या राय है आपकी, जाती राय क्या है? अभी आपको अपने पहले भी प्रोग्राम में स्ट्रेस कर चुका हूं कि हमें होम ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपके सिर्फ 3-4% लोगों को, कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की, आईसीयू केयर की या ऑक्सीजन की जरूरत है। अच्छा। मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया घर के अंदर ऑक्सीजन का बंदोबस्त करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, इनका बंदोबस्त किया जाए और घर में एक ही कमरे में उनको आइसोलेट करके वहीं पे उनको ऑक्सीजन लगाई जाए। इस तरीके से हम अस्पतालों पर बर्डन कम करेंगे और मरीज जो है वो पैनिक भी नहीं होंगे। नहीं, ये हुकूमत करे या लोग खुद करें? डॉक्टर साहब ये जो आप मशवरा दे रहे हैं, ये इक्विपमेंट हुकूमत दे, घरों के ऊपर लोगों को दे दे, या फिर लोग खुद करें, ये कह रहे हैं आप? ये हुकूमत रियासत भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपकी प्राइवेट इदारे भी आपके मतलब जैसे हैं जो ये ऑक्सीजन की, जो हम ऐसी डिजीज हैं जैसे सीओपीडी है जिसमें अगर ऑक्सीजन की दायमी कमी वाकई हो जाए तो हम उनको एलटॉट कहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, उनको हम 14 घंटे दिन में ऑक्सीजन लगवाते हैं। ठीक है। अच्छा अजीम साहब की जानिब में जाना चाहूंगी। अजीम साहब कल हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थे, पीटीआई से उनका ताल्लुक था। हमने उनसे पूछा कि क्यों लॉकडाउन को हटाने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा जी कि अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि फी खानदान जो है वो 12,000 रुपए दिए जा सके और मईशत का हाल भी बुरा है, तो इसलिए ये फैसला किया गया। तो क्या हम ये समझे कि अगर हमारी मईशत की हालत कुछ बेहतर होती, ऐसी ज़बूहाली नहीं होती,
तो फिर अभी हम ये लॉकडाउन नहीं हटाते, फिर हमारी तरजीह जो है वो लोगों की जानें होती, फिर हमारी तरजीह जो है वो मईशत नहीं होती। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि जैसे हमारा मुल्क बिल्कुल गुर्बत की वजह से ये फैसला कर रहा है, मईशत की वजह से ये फैसला कर रहा है, हालांकि ये फैसला नहीं लिया जाना चाहिए कि लॉकडाउन हटाया जाए। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अगर मैं इस बात को देखूं कि कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उस हवाले से इस पर एक दूसरा जवाब आएगा। और अगर मैं ये देखूं कि लोगों की माशी हालत क्या है और मांगने वालों की तादाद में किस कदर इजाफा हो रहा है, और वो लोग जो मांग भी नहीं सकते अपनी इज्जत नफ्स को महफूज रखते हुए, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो फिर कोई जवाब दूसरा आएगा। इसी दो आरा हैं, लेकिन हुकूमत के सामने ये दोनों आरा मौजूद है और हुकूमत इस बोझ को जिस हद तक उठा सकती है उस हद तक ही उठाएगी। और जब वो ये समझ लेगी कि अब हम इस बोझ को नहीं उठा सकते तो वो उसमें रिलैक्सेशन देना शुरू कर देगी। इस रमजान के महीने में लोगों के पास जो चॉइसेस हैं उसमें से एक चॉइस तो ये होती है ना कि हम बिलअमूम रमजान में ज़कात निकालते हैं और तकसीम कर देते हैं, लेकिन जब खते गुर्बत से नीचे की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो फिर रियासत क्या करेगी, मुल्क क्या करेगा, हुकूमत क्या करेगी। और बाहर से कहीं कोई मुल्क, क्योंकि सारी दुनिया में ये फैली हुई है, दुनिया का कोई मुल्क हमें कोई इमदाद नहीं दे सकता कि आप ये पैसे ले लें और अपने लोगों को आप ठीक कर लें और हमारे लोग मर जाए। नहीं, लेकिन जो साहब इसमें एक मसला ये भी तो है ना, एक मसला ये भी तो है कि खुदा ना खास्ता, जो मैंने पहले भी नुक्ता उठाया था, कल दुनिया भर से कोरोना खत्म हो जाता है, हम उसके साथ पोलियो की तरह खुदा ना खास्ता रहना शुरू कर देते हैं तो हम आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया से। फिर तो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाएंगी, वो कहेंगे इस मुल्क में कोरोना है। ये भी तो फैक्टर है। नहीं हो सकता। नहीं, ये पोलियो नहीं है, ये वायरस है। इस वायरस को जब खत्म होना है तभी इसको खत्म होना है। या तो लोग इसके आदी हो जाएंगे, जैसे HIV के लोग आदी हैं और कुछ लोग एहतियात करते हैं अपनी जिंदगी में, बल्कि बड़ी मेजॉरिटी एहतियात करती है। अगर हम HIV से बच सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब की बात पहले सुनने वो मुस्तनद होगी। हाँ डॉक्टर साहब, बस लास्ट मोमेंट है 20 सेकंड्स में सर, कमेंट कर दीजिए इस पर। ये पोलियो भी एक वायरल इलनेस ही है, लेकिन पोलियो का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ओरोफिकल है। वो आपका जो उसका जो पानी कंटेमिनेट हो जाता है। मैं पता है डॉक्टर साहब मेरा पॉइंट क्या था, डॉक्टर साहब मेरा पॉइंट पता है क्या था, वो ये था कि पोलियो के लिए दवा मौजूद है। डॉक्टर साहब पोलियो के लिए दवा मौजूद है, नहीं रुक पा रहा, इसके लिए तो दवा नहीं है। मेरा इशारा वो था, तो जानिब था। इसके लिए दवा मौजूद है। आई सेड पोलियो के लिए वैक्सीन मौजूद है, कोरोना की वैक्सीन नहीं है, बट स्टिल पोलियो एग्जिस्ट कर रहा है। जिसकी वैक्सीन नहीं है वो बड़ा चैलेंज है। मेरा पॉइंट ये था डॉक्टर साहब। वो एक बड़ा इशू, वो अलग इशू है। उसके मेरे ख्याल से यू कैन नॉट कंपेयर कोरोना विद पोलियो। पोलियो के आपके बहुत कम केसेस हैं, इक्का दुक्का केसेस हैं, कहीं 2-3 तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से इतना वो अभी फिलहाल हमारा मसला कोरोना का है। लेकिन सर उसकी वजह से बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे ममालिक की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान पर जो सफरी पाबंदियां हैं वो आयद कर दी जाएं। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि अब कोरोना को लेकर, और अभी भी सर्टिफिकेट जरूरी है, पोलियो फ्री सर्टिफिकेट जरूरी है। सिर्फ 2 ममालिक दुनिया में और एक पाकिस्तान, और ये बड़ी अफसोसनाक बात। अब कोरोना को लेकर ये यकीनन नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी ये बहस जो है चलती रहेगी आइंदा आने वाली ट्रांसमिशन में भी। दोनों मेहमानों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अजीम चौधरी साहब एंड डॉक्टर इंतखाब हमारे साथ रहने के लिए। और इसके साथ साथ ये है कि दुआएं हैं हमारी, अल्लाह करे कि हम इससे जल्द निकलें। और इस पर अमल कर लें तो मेरे ख्याल में जल्दी निकल जाएंगे। इस बात के साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने, अल्लाह हाफिज।